चलिए, हमने कल हाइगन का तरंग सिद्धांत देखा। क्या क्या पढ़ी कल हमने? इंटरफेरेंस के दो टाइप और संप्रोसी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। क्या है जानते हैं आप लोग? हाँ, आज हम देखेंगे यंग का द्विस्लिट का प्रयोग। क्या देखेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है यंग का। और अगर मेरे से पूछें तो इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट यही यंग का द्विस्लिट सिद्धांत। हमने जो संपोषी व्यतिकरण यंग का द्विस्लिट का प्रयोग, हमने जो संपोषी और विनाशी व्यतिकरण पढ़ा उसमें आपने एक शब्द का उल्लेख देखा होगा, फ्रिंज की चौड़ाई। किसकी चौड़ाई? फ्रिंज की। वो फ्रिंज की चौड़ाई का वैल्यू ये फाइंड करते हैं। कौन फाइंड करते हैं? यंग। ठीक है, तो चलिए क्या होता है यंग का द्विस्लिट सिद्धांत ये समझते हैं। देखिए, यहाँ पर उन्होंने एक संकीर्ण छिद्र लिया, छोटा सा संकीर्ण छिद्र, इसे हमने S1 कहा और इस पॉइंट को हमने क्या कहा? S2। यहाँ से क्या आ रही है? प्रकाश किरणें आएंगी। ठीक है, इनके बीच की दूरी को हमने D कह दिया। ठीक है, यहाँ से, और ये है एक पर्दा, प्रकाश की किरण इस तरीके से इस पर्दे पर आपतित हुआ। ये पर्दा है X और Y। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं दूसरा प्रकाश किरण में लिया और इस तरीके से इस पर्दे पर हमने आपतित किया। इसका नाम हमने P रखा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो जितना भी मैंने एंगल लिया S1 S2, व्यतिकरण तभी होगा। ठीक है, व्यतिकरण कब होगा? तभी होगा जब इस संकीर्ण नैरो होल से जा रहे हो। कहाँ से जा रहे हैं? ये नैरो होल से, और इस पर्दे पर प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये बहुत आपस में अत्यंत छोटे हैं, जो कोण बनाएंगे अत्यंत क्या है? ये छोटे हैं, अर्थात ये पास पास है। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलिए देखिए आगे हम देखते हैं। हमने इस तरीके से एक लंब डाला, यहाँ पे एक लंब हमने ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं खींच रहे हैं लंब। ठीक है, अगर ये, और ये क्या है? ओ है, ओ पॉइंट है, मतलब ये मध्य बिंदु है इन दोनों का। ठीक है, तो बीच क्या है? तो ये पूरा D है, तो ये D/2 हो जाएगा। हो जाएगा, ये भी D/2 होगा। होगा कि नहीं? ये Q मान लेते हैं इसको, और इसको हम R मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? समझे मैंने क्या क्या किया? मैंने यहाँ पर एक पर्दा लिया है XY, क्या है? यहाँ पर S1 S2 संकीर्ण नैरो होल्स है, जहाँ से प्रकाश की किरणें प्रवेश करेंगी। व्यतिकरण के लिए नैरो होल की जरूरत है, समझे? ठीक है, हमने प्रकाश की किरण इस पर्दे पर प्राप्त किया, यहाँ से भी प्रकाश की किरण पर्दे पर प्राप्त किया, और इस तरीके से ये क्या मध्य बिंदु है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? D/2। मतलब अगर ये पूरा D है तो ये बीच का मध्य बिंदु है, तो ये D/2 होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं P से O तक की दूरी को हम मान लेते हैं X मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? X। P से O तक की दूरी को हमने क्या मान लिया? X मान लिया। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या? P से O तक की दूरी को हमने क्या मान लिया? X। अब मैं PQ का डिस्टेंस निकालने के लिए बोलो तो कैसे निकलेगा? कोई बता सकता है? बोलो आप, साहू जी आप बोलिए। इस PQ का वैल्यू क्या होगा अगर मैं पूछूं तो? किसको पता है? बोलो आदर्श। X माइनस D/2। और PR की डिस्टेंस क्या होगी? X प्लस D/2। देखिए हमारे पास यहाँ पे दो कोण है और दोनों समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज राइट एंगल है सभी। समकोण त्रिभुज S1P ले सकते हो या S2PR ले, एक है ना S1 ये P करके PQ, S1PQ, और एक है S2PR है। सर्दी बहुत जोर से पकड़ लिया। आप लोगों को पकड़ा है नहीं सर्दी? थोड़ा थोड़ा। देखिए, तो आप जिसे भी लेना चाहें, पहले मैं प्लस वाला को लेता हूँ। यहाँ पे S2PR एक समकोण है S2PR है ना।
मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पाइथागोरस का प्रमेय लगा रहा हूँ। क्या होता है कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या होगा इसमें H2P का वर्ग बराबर आधार क्या होगा H2R का वर्ग और लंब होगा PR का वर्ग। मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को कैपिटल D माना। क्या माना, इन दोनों जो एक पर्दा और जहां संकीर्ण क्षेत्र की दूरी को हमने क्या माना है कैपिटल D। आगे देखिए H2P स्क्वायर बराबर H2R का वैल्यू क्या है D का स्क्वायर PR का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा x प्लस D/2 का स्क्वायर समीकरण 1। समझे, समझ में आ गया। समकोण त्रिभुज S1PQ का S1PQ समझ में आ रहा है भूमिका। यहाँ हम निकालेंगे कर्ण कोण, तो होगा S1P का वर्ग बराबर आधार क्या होगा S1Q, क्या होगा S1Q का वर्ग प्लस PQ का वर्ग S1P का स्क्वायर बराबर S1Q, ये S1Q इस D के बराबर है, देख सकते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं D का स्क्वायर प्लस PQ का मान क्या होगा x माइनस D/2 का होल पावर। देखो ये P क्यों है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है ना, तो हमें S1P का दूरी चाहिए यहाँ से P क्यों का, तो आप इतने को माइनस कर दोगे। समझे, समझ गया ना, इस पूरे वैल्यू में आप इतने को माइनस करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा समीकरण 2। समझ में आया आप लोग को। आगे देखिए समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर, घटा देंगे H2P का स्क्वायर माइनस H1P का स्क्वायर बराबर घटाने पर ये D स्क्वायर ये D स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, होगा क्या बचेगा x प्लस D/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस D/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इधर भी एक फार्मूला लग रहा है, कौन सा फार्मूला बोलिए क्या होता है। ठीक है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको अगर आप तोड़ोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा और लंबा जाएगा। उससे अच्छे अलजेब्रा की एक और फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है। लेकिन फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, कई बार इसको पढ़ाया हुआ 4ab, याद आया। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, बोलिए क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर 4x D/2। समझ गए। यहाँ पर H2P और H1P ये क्या होता है पथांतर होता है। क्या होता है पथांतर, मतलब उसके बीच का डिफरेंस, उसके पथ का क्या है अंतर, पथांतर कहलाता है। इसमें हम निकाल रहे हो क्या है, ये जो हम निकाल रहे हैं पथांतर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं पथांतर। तो ये अंतर है तो ये रहेगा यहाँ पे क्योंकि वो पथांतर है। और यहाँ पे H2P प्लस H1P गुणा में है तो एक कम दो दूने 4 2xd, और ये इधर से गुणा में आया तो ये भाग में हो गया। समझ में आया कि नहीं, आ रहा है ठीक है। आगे देखिए H2P माइनस H1P बराबर 2xd बाई d प्लस d। H2P, ये जो H2P है इसका मान क्या होगा d होगा, और H1P का भी मान क्या होगा d होगा। क्यों d होगा, क्योंकि इसके जो कोण है क्या है अत्यंत छोटे हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा था। आप देखो, आपको देखो हम पढ़ रहे हैं तरंग चैप्टर, हमने प्रकाश को यहाँ पर सीधा सीधा खींचा है, जबकि सीधा खींचा है। एक
इसको आपको सैद्धांतिक रूप से बताने के लिए हमने सीधा खींचा है, ठीक है, फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, वो प्रकाश की तरंग के रूप में है, किरणें जो है। और यहाँ पे ये संपाती है, संपाती के मतलब ये सभी जो कोण है वो एक ही पॉइंट पे है, मतलब आसपास है, वो कोई बड़ा वो नहीं है, वो दूर दूर नहीं है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं उस प्रकार से दूर दूर नहीं होता है, वो पास पास होते हैं। समझ को मैंने क्या कहा, ये कोण अत्यंत छोटे होते हैं। क्यों होते हैं ये सभी, मतलब S2P भी यहीं पर है, समझ में आ रहा है। ये दूर दूर बनाने का क्या कारण है आपको समझ में आए, इसलिए जो है आपकी बुक में इस तरीके से जो राइटर इस प्रकार से, या इसको समझाने के लिए उसके फ्रिंज की चौड़ाई को इस प्रकार लिया जाता है, ठीक है, समझे कि नहीं, समझ में आया, ठीक है। ये आसपास है तो S2P S1P क्या हो जाएंगे, DD हो जाएंगे, समझ गए। आगे देखिए S2P माइनस S1P को हम पथांतर कहते हैं, जिसे हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, डेल से। और डेल बराबर होगा 2xd बाई 2d, और ये होगा डेल बराबर xd बाई कैपिटल D। अब ये तो हमारे पास पथांतर आया है, लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, फ्रिंज की चौड़ाई निकालना है, ठीक है। मैं इस बोर्ड में बना रहा हूँ फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई देखिए, फ्रिंज की चौड़ाई निकालते हैं तो उसके पहले मैं यहाँ पे आपको एक नंबर स्केल से आपको समझा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। एक जो 1 2 मतलब एक कंप्लीट है, कहने का मतलब है जो प्रकाश की तरंग है, इस प्रकार से ये 1 और ये 2 मतलब एक कंप्लीट है, मतलब एक तरंग दैर्ध्य बन गया, यहाँ पे एक तरंग दैर्ध्य बना जी। मतलब इसमें दीप्त भी होगा और अदीप्त फ्रिंज भी होगा, इसमें दीप्त प्रकाश भी होंगे और अदीप्त भी प्रकाश होंगे। तो जो 1 होता है, ठीक है, ये 1 होते हैं अदीप्त, क्या होते हैं, अदीप्त डार्क फ्रिंज क्या होते हैं, और जो 2 होते हैं वो क्या होते हैं, दीप्त ब्राइट फ्रिंज। मतलब जो समगुणक होंगे वो दीप्त फ्रिंज कहलाएंगे, और जो विषम गुणक होंगे वो लोग क्या कहलाएंगे, अदीप्त। समझ गए। जो ओड होगा वो अदीप्त होगा, डार्क, और जो इवन होगा वो ब्राइट होगा, समझ गए। मतलब सिंबल्स कह सकते हो, सम गुणक क्या है, दीप्त फ्रिंज है, और विषम गुणक क्या होगा, अदीप्त। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का पथांतर क्या जी, तो डेल बराबर उसके समगुणक होगा, क्या होगा, उसके समगुणक होगा। कहने का मतलब है यहाँ पे 2n, मैथ वाले समझ गए होंगे, 2n लिखा हूँ, सम मतलब 2n, क्यों जी, आप लोग समझ गए, सम मतलब 2n, नहीं समझे, a मतलब कोई भी नंबर होता है समझे, और उस कोई भी नंबर के साथ यदि आप 2 का गुणा करते हैं तो सम बन जाता है, ठीक है। तो 2n और इंटू लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 क्यों, क्योंकि इसमें दीप्त भी होगा और अदीप्त भी होगा। फिर डेल इक्वल्स टू, डेल का मान यहाँ पे आपको गिवन है एक्स डी बाई डी इक्वल्स टू, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो n लैम्डा बचा n फ्रिंज के लिए है, ठीक है, n फ्रिंज के लिए है तो इसको एक्स n लिखेंगे, छोटा सा n। ये d इधर किसमें है, बोलिए, गुणा में है, इधर आया तो ये भाग में, इधर गया तो गुणा में, ठीक है। ये है एक्स एन। और हम यदि एक्स एन में यदि हम क्या करेंगे, हमें जैसे किसी की चौड़ाई निकालना है, जैसे 10 में 9 घटाएंगे, 8 में 7 घटाएंगे तभी तो निकलेगा ना। तो अब एक और हमें चाहिए, अब एक घटाना है हमें, तो एक्स एन माइनस 1 हम एक और लेंगे, एक्स एन माइनस 1। तो इसमें क्या लिखेंगे, एन माइनस 1 लैम्डा बाई डी, और ये डी होगा, समझ गए। अब यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्रिंज को हम मान लेते हैं बीटा 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, बीटा 1 क्या मान लेते हैं जी, और इसमें माइनस करते हैं एक्स एन माइनस 1 को, एक्स एन का वैल्यू क्या है यहाँ पर, एन लैम्डा डी बाई डी। यहाँ जो जो कांस्टेंट है, जो जो कॉमन है उसको कॉमन कर लो, लैम्डा डी बाई डी, अंदर में बचेगा एन, यहाँ बचेगा माइनस है, ये देखो यहाँ पे माइनस है ना, एन के बाद माइनस और एन माइनस 1,
तो n+1 लिखूंगा इसको। क्यों लिखूंगा? क्योंकि ये माइनस और वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पे आएगा लेमडा डी बाई डी, ये है बीटा 1। समझ गए? एन कैंसिल हो गया और 1 का कोई मतलब नहीं रहा। समझे कि नहीं? तो ये है दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालने का फॉर्मूला। किसका है ये? दीप्त। सर उसको नीचे से डी बना देना लेमडा जैसे किसको? x माइनस 1 नहीं n-1 लेमडा डी अपॉन डी, ये उसके नीचे वाला। ये हाँ ये तो डी है जी, दिख तो रहा है डी। उसको सर उसके नीचे वाला। अच्छा ये डी है, ठीक है। अब यहाँ पर अधिक फ्रिंज का निकालेंगे। किसका? अधिक फ्रिंज। आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों निकाल के बता। अधिक फ्रिंज की चौड़ाई, अधिक फ्रिंज की चौड़ाई का पथांतर वो क्या होगा? आगे देखिए, पथांतर। देखिए अधिक फ्रिंज की चौड़ाई, अधिक फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है? ये तो सम गुणक होता है, आपको पता है। और ये क्या होता है? विषम गुणक। क्या होता है? लेमडा बाई 2 का विषम गुणक। तो यहाँ पे विषम गुणक को हम लिखते हैं 2n-1 या 2n+1 लिख लीजिए। देखो आप 2n में या तो प्लस करो या तो फिर क्या करो, माइनस करो, ठीक है। वो क्या होता है? उसका विषम गुणक होता है। याद है आप लोग को? ठीक है। इनटू लेमडा बाई डी, सॉरी लेमडा बाई 2 ना, लेमडा बाई 2। अब देखिए डेल का मान आप जानते हैं क्या है? एक्स डी बाई डी बराबर यहाँ पे 2n+1 और लेमडा बाई 2। और यहाँ पे हम निकालेंगे एक्स एन के लिए, तो एक्स एन और जो जो वैल्यू इधर 2n+1 लेमडा बाई 2, ये भाग में इधर गया तो गुणा में होगा ना। और यहाँ पे ये क्या है? गुणा में इधर गया तो भाग में। ये 2 जो यहाँ पर तो इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। समझे आप लोग? अब एक्स n-1 के लिए, ठीक है, 2n को हम क्या लिखेंगे? n-2n-1 और ये +1 लेमडा डी। देखो यहाँ पे n-1 क्यों कर रहे हैं? कई लोग कंफ्यूज हो जा रहे होंगे, हो रहे हो ना। जैसे हम 8 में 7 घटाएंगे, हमें अगर फ्रिंज की चौड़ाई करना है तो इसी में घटाना पड़ेगा ना। मतलब यदि nवें नंबर के फ्रिंज ठीक उसके पूर्व के फ्रिंज को क्या करना पड़ेगा? हम उससे घटा दे तो हमें फ्रिंज की चौड़ाई मिलेगा। फ्रिंज की चौड़ाई कैसे मिलेगा? nवें नंबर के फ्रिंज से उसके पूर्व वाले फ्रिंज को हम क्या कर दें? ये मान लो nवें नंबर का फ्रिंज है, इसके पहले के फ्रिंज को हम क्या कर दें? उससे घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? वो फ्रिंज की चौड़ाई मिलेगा, ठीक है। और ये होगा 2d। एक्स n-1 बराबर ये 2n का 2n माइनस 2 कम 2 +1 इंटू लेमडा डी और ये 2d। एक्स n-1 बराबर ये देखिए ये 2n है, एक मिनट, हाँ ठीक। यहाँ 2 में से 1 घटेगा तो क्या होगा? 1 होगा। 2n-1 होगा इंटू लेमडा डी और ये क्या होगा? ये 2d। एक्स n-1 बराबर एक मिनट, हाँ ठीक है चलिए। क्या है ये? ठीक, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, एकदम राइट। ओके, अब हमें क्या करना है? फ्रिंज की चौड़ाई निकालना है। तो फ्रिंज की चौड़ाई हम कैसे निकालेंगे? इसे हम बीटा 1 बोले तो इसे हम क्या बोलेंगे? बीटा 2। क्या बोलेंगे? बीटा 2। अब एक्स एन में हम क्या करेंगे? इसको हम माइनस कर देते हैं, एक्स एन माइनस 1। समझ आया आप लोग को? आया कि नहीं जी? बहुत जोर से सर्दी पकड़ लिया मेरे को। आ गया ऋषि? अब माइनस करेंगे तो इसमें जो जो कांस्टेंट है, क्या क्या कांस्टेंट है देखो तो। एक्स एन में कांस्टेंट है लेमडा डी बाई 2d, इसमें क्या है? लेमडा डी बाई 2d। इसको हम क्या कर लेते हैं? इसको हम
कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसको हम कॉमन कर ले, लैम्डा डी बीटा 2 बीटा 2 इक्वल्स टू, एक सेम का वैल्यू देखिए क्या क्या है उसमें, जो जो कॉमन उसको कॉमन कर लीजिए पहले, लैम्डा टी बाई टी, अंदर में क्या बच गया 2n, 2n प्लस 1 माइनस का माइनस, और ये क्या है 2n प्लस 1, समझे कि नहीं? ये देखो 2n माइनस 1 तो 2n प्लस 1, क्योंकि माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, समझ गए आदर्श? ठीक है, लैम्डा टी बाई 2d, ये 2n से कैंसिल, एक और एक 2 हो गया, और एक गुणा में है इंटू 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो बीटा 2 बराबर लैम्डा डी और ये डी। आप ध्यान दीजिए कि बीटा 1 बराबर भी लैम्डा डी बाई डी आया है, और बीटा 2 बराबर भी क्या है लैम्डा डी बाई बीटा 1 बराबर है किसके, बीटा 2 के। यहाँ पर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है, बताइए, इससे यह ज्ञात होता है कि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के क्या होता है, यह बराबर होते हैं। पेपर में पूछ सकता है, सिद्ध कीजिए कि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के बराबर होता है। तो इस तरीके से आपको सिद्ध करना पड़ेगा, एक छोटा सा कैलकुलेशन है, ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, छोटा कहाँ बड़ा है यार, छोटा है, अगर आप समझोगे छोटा है, समझो क्या क्या है, 2 लाइन का तो है, मतलब एक ठीक है, क्या बोलने बोले उसको, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बोलेंगे नहीं, अब उसको सीधा यहाँ से बनाना पड़ेगा, कोई एक ठो निकाल के, ठीक है, वो निकालो। अगर बोलेगा कि यंग अद्वितीय का प्रयोग बताइए और उसका पथांतर ज्ञात कीजिए, तब वहां से बनाना पड़ेगा, और पथांतर ज्ञात करके आप उसके कोई फ्रिंज की चौड़ाई निकालो, तो वहां से चालू होके यहाँ तक खत्म, या वहां से चालू होके इसको ना लिख के आप इसे लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिखना है, ठीक है, दोनों में से कोई एक, ठीक है। अगला हम यहाँ पर देखते हैं विवर्तन। देखिए जैसे आपने उसमें विवर्तन, जब प्रकाश सीधी चलती है, जब प्रकाश क्या चलती है, सीधी चलती है, तब आपने उसमें अपवर्तन परावर्तन देखा था ना, इसमें विवर्तन देखे, इसको डिफ्रैक्शन कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डिफ्रैक्शन। क्या होता है यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो प्रकाश होता है वो तरंग के रूप में काम करता है। विवर्तन क्या है, विवर्तन में यही बताया गया कि प्रकाश तरंग के रूप में काम करता है। कैसे तरंग के रूप में होता है, तो आप ये समझने का प्रयास कीजिएगा, जैसे आप जानते हैं जब आप छोटे थे तो बचपन में आपको आपके टीचर ने ये पढ़ाया था, ये मोमबत्ती, सपोज दैट, क्या है ये मोमबत्ती, ठीक है, मोमबत्ती ये जल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आप पर्दा रखते हैं बीच में, आपने ये सब पढ़ा है ना बचपन में, आपको टीचर प्रयोग करके बताए होंगे, याद आ रहा है। और यहाँ पर ये होल्स है, ठीक है, यहाँ से आप आंखों से देखते हैं, तब आपको पता चलता है कि जो अगर ये दिखे तो समझना कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रहा है, अगर एक पर्दा को नीचे कर दिया ऊपर कर दिया तो ये आपको दिखाई नहीं देता है, इससे ये पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता। मतलब इससे हमें क्या बता रहे हैं कि अगर ये तीनों एक ही लाइन पर है तो प्रकाश सीधी रेखा में चल रही है, ये हमें बताया जा रहा है, समझे कि नहीं। लेकिन अब तरंग के रूप में बताना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। किसी बच्चे को तो आप समझा दिए कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, कैसे है, देख 3 काट रख दिए, होल कर दिए, मोमबत्ती जला दिए, देखो बेटा यहाँ से, हाँ दिखा सर, हाँ दिख रहे हैं, प्रकाश सीधा है बेटा, हाँ ओके सर राइट, ये तो हो गया। अब उस बच्चे को कैसे समझाओ कि प्रकाश तरंग के रूप में काम करता है, बताओ, चलो आप लोग कोई बताओ। आप लोग तो बस एक टेढ़ा मेढ़ा हम लोग लाइन बना देते हैं, टीचर है इस तरह है, कब पूछने का कोशिश किए कि सर आप सिद्ध करके बताओ ना सर, आप बताओ, तो मैं आपको फील कराना चाहता हूँ, उस फील में आप डूबिए, ठीक है, कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। विवर्तन क्या है, विवर्तन डिफ्रैक्शन प्रकाश का अतिक्रमण है, प्रकाश का घुस जाना,
क्या है? अतिक्रमण है। ठीक है, आप लोग ध्यान समझेंगे मेरी बात को। किसी वस्तु के द्वारा, इसका डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हो कि देखिए, किसी वस्तु के द्वारा, आपके बुक में लिखा है, आप भी पढ़ सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा बने ज्यामिति छाया को, ठीक है, बने ज्यामिति छाया पर प्रकाश का अतिक्रमण क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। नहीं समझे? विवर्तन क्या है? किसी वस्तु के द्वारा बने ज्यामिति छाया, आपकी छाया बन रही है देखिए, वैसी उसके जो, या सम्मित छाया बोल सकते हैं, या उसकी ज्यामिति जो छाया पर प्रकाश का अतिक्रमण मतलब प्रकाश का घुस जाना क्या कहलाता है? अतिक्रमण कहलाता है। और यह जो है बड़ी वस्तु पर या तो कम बनता है और अधिकतर छोटी वस्तुओं पर अधिक देखने को मिलता है। उसके कंडीशन है, शर्तें हैं। आ रहे समझ में? नहीं समझे? अगर वस्तु बड़ा है तो विवर्तन या तो कम होगा या तो होगा ही नहीं। ठीक है कि समझे कि नहीं? जैसे आपको चलो एक समझा रहा हूँ। जैसे ये एक वस्तु है, हम यहाँ पे ये आपको बताना चाहते हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में काम करता है, ये सिद्ध करो। तो ये एक वस्तु है, क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ये मान लीजिए प्रकाश की किरणें हैं, इस तरीके से सीधी आ रही है। तो प्रकाश के कंडीशन होता है कि प्रकाश अगर सीधा जाए, ठीक है, तो मान लो अगर यहाँ पर मैंने वस्तु है, प्रकाश मेरी ओर आए, तो या तो जो है अगर पतला है तो उसे पार होके चला जाएगा, और यदि मोटा है तो वो जो है वहीं पे रह जाएगा। नहीं समझे मैंने क्या कहा? जैसे ये वस्तु है और प्रकाश सीधी रेखा पे चल रही, तो यहाँ से टकरा जाएगा कि नहीं? समझे कि नहीं? और वो वहीं पे रुक जाएगा। और अगर ये पतला है, संकीर्ण छिद्र है, तो उसको पार करके चला जाएगा। यही है ना, प्रकाश अगर सीधी रेखा में गमन करती है तो, यदि वस्तु है प्रकाश सीधी रेखा में चले तो यहाँ से टकरा जाती है। लेकिन आपने कई बार देखा है, कई बार क्या देखा है, आप पेंटर लोग को देखना, कई बार जब वो लोग चित्र बनाते हैं, कुछ पेंट करते हैं, तो यहाँ पर एक आउटलाइन बनाते हैं, बॉर्डर लाइन बनाते हैं, देखे हो? इस तरीके से बॉर्डर लाइन बनाते हैं। जब प्रकाश मान लो इस तरीके से न चलकर कुछ इस प्रकार से आती, ये देखिए आप प्रकाश सीधा भी जा रही है और इस तरीके से भी आ रही है, तो यहाँ पे जो चित्र बनता है, यहाँ पर एक आउटलाइन बनता है छाया पे। ध्यान से देखिए, आप सभी के छाया पे एक आउटलाइन जैसे दिखाई देता है। ठीक है, आ रहे समझ? आउटलाइन समझ रहे हैं? एक बॉर्डर टाइप का दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है? मान लो ये वस्तु है और प्रकाश जो है, मान लो ये वस्तु है और प्रकाश जो तरंग के रूप में चल रही है, ये देखिए, और जब इस वस्तु के पास आया तो प्रकाश जो इस तरीके से हो गया, समझ गए? तो उसका जो आउटलाइन जो है, बॉर्डर या शेप इस तरीके से यहाँ पर उसकी छाया देखने को मिलती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, प्रकाश तरंग के रूप में कार्य करता है। आपने सीधा तो पढ़ा है, सीधा चल रहा है, देख भी लिए होंगे किसी होल से जो है लाइट आते हुए, देखिए हो। लेकिन अब इस प्रकार से चलता है, कैसे आपने समझ में आया कि नहीं? नहीं समझे? जैसे देखिए, आप मेरा यहाँ पे शैडो बन रहा है, देख सकते हैं, और हाथ के लाइन पे देखिए लाइनिंग, तो प्रकाश की किरणें का क्या है, वहां पे अगर ज्यामिति छाया बन रही है, तो इसके कहने का मतलब है कि वो कब बनती है? जब वो उस पर अतिक्रमण कर लेता है, उस पर कब्जा कर लेता है, प्रकाश का वहां पर घुस जाना। वो यहाँ पर क्या हो गया, प्रकाश यहाँ पर घुस गया, जिसके कारण वो उस प्रकार से दिखाई दे रहा है। और वो कब घुसता है? जब प्रकाश तरंग के रूप में कार्य करता है। सीधा चलता है तो नहीं, सीधा चलेगा तो सीधा चल देगा वो, समझे? और तरंग के रूप में चलेगा तो इस प्रकार यहाँ पे ये आउटलाइन बना हुआ आपको दिखाई देगा, और आपको दिखता है, आपको पता है। पीछे देखिए, ठीक है, समझे? तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, कि प्रकाश तरंग के रूप में होता है। ये बात ये बात के बारे, ये इस बात को बताना ही विवर्तन कहलाता है। ठीक है, समझे आप लोग? नहीं समझे? सीधा सा मतलब है कि प्रकाश का घुस जाना, क्या होना? प्रकाश का अतिक्रमण कर लेना। अतिक्रमण समझते हो? नहीं, बेजा कब्जा करना जी। ठीक है, नॉर्मल देसी भाषा में सौर्या कुमारी ने जो है सरकारी जमीन पर बेजा कब्जा कर लिया। ठीक है, भूमिका साहू ने जो है बेजा कब्जा करके 3 मंजिल का घर बना लिया। कलेक्टर साहब घर को तोड़ने के लिए रेडी है, लेकिन भूमिका वहां पर पेट्रोल पकड़ कर खड़ी है। अरे ऐसा केस होता है, कई लोग बेजा कब्जा हटाने जाते हैं तो वहां पर पेट्रोल पकड़ लेते हैं, हटाओ मत, ये सब करके जो है आंदोलन करते हैं लोग।
मैंने कई देखा है ऐसे जगह, कई बार तो एक महिला अपने आप को पेट्रोल छिड़क दी थी। आई थिंक रायगढ़ या शायद आसपास किसी का ये केस था, बहुत पुराना केस है। ठीक है, तो इस प्रकार के केस होते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी करोगे जी बेजा कब्जा में घर बनाओगे क्या? ठीक है, इधर का पूरा बेजा कब्जा है, सरकारी जमीन है, सरकार कभी भी निकाल सकते हैं। क्यों जी साहू जी? चलिए ठीक, सरकार तो अपने साथ है कहा। ठीक है, अरे चलो ठीक है, अच्छी बात है, सरकार आपके साथ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया? प्रकाश का अतिक्रमण क्या है समझ में? प्रकाश इस प्रकार से तरंग के रूप में क्या होता है, कार्य करता है। वो ठीक है, क्या जब वो तरंग के रूप में कार्य करता है तो वस्तु के ऊपर चला जाता है उसका श्रिंक। ठीक है, तो वस्तु पर वो नहीं पड़ता इसलिए ऊपर से चला जाता है और शैडो बनाता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इसको बताने वाले दो वैज्ञानिक थे, या इनका प्रकार बोल सकते हैं फ्रेनेल विवर्तन और दूसरा होता है फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन और फ्रॉनहोफर विवर्तन क्या होता है? फ्रेनेल विवर्तन उसे कहते हैं जिसमें प्रकाश के स्रोत और पर्दे के बीच की जो दूरी है वो क्या होती है, सीमित होती है। समझे कि नहीं? नहीं समझे? देखिए, फ्रेनेल विवर्तन और फ्रॉनहोफर विवर्तन ये दोनों क्या थे, वैज्ञानिक थे, और उन्होंने जब विवर्तन का प्रकार दिया तो कुछ सोचा नहीं और अपने नाम पर ही रख दिए। ठीक है, तो फ्रेनेल विवर्तन क्या है? तो जब प्रकाश का स्रोत और पर्दे की जो दूरी है वो क्या है, सीमित हो, उसे क्या कहते हैं, फ्रेनेल विवर्तन। और जब प्रकाश का स्रोत या जो स्रोत है और पर्दे की जो दूरी है वो असीमित है, दूर दूर है, तो उसे हम कहते हैं फ्रॉनहोफर विवर्तन कहा जाता है। ठीक है, इजी है? ठीक, देखिए अगला हम यहाँ पर देखते हैं ध्रुवण, पोलराइजेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, ध्रुवण क्या होता है? बहुत सिंपल है। ध्रुवण का मतलब होता है प्रकाश के फैलाव को कम करना। प्रकाश के फैलाव को क्या करना, कम करना। प्रकाश के तरंगों के फैलाव को कम करना ही ध्रुवण कहलाता है, पोलराइजेशन कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन में क्या लिखोगे, प्रकाश के तरंगों को क्या करना, कम करना, इस वजह उसके फैलाव को क्या करना, कम करना, ध्रुवण कहलाता है। ठीक है, प्रकाश का अपने ज्यामिति या सममिति फैलाव को कम करने की क्रिया या घटना को हम क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। नहीं समझे? जैसे प्रकाश या तरंग के रूप में होते हैं, इस प्रकार से जो फैलते हुए रहते हैं उसको उसको क्या करना है, ध्रुवण क्या करते हैं, उसको कम करता है। किस माध्यम से कम करते हैं? एक टूरबेलिन आता है, टूरबेलिन क्रिस्टल कहते हैं, उसके द्वारा हम उसे क्या करते हैं, कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये टूरबेलिन क्रिस्टल है, क्या है ये, मान लो बोल रहा हूँ, ये क्या है, ये टूरबेलिन क्रिस्टल है और इस प्रकार से प्रकाश है, ये अध्रुवित प्रकाश है, इसको हम इस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, आ रहे समझ में? कैसा है ये, अध्रुवित प्रकाश। समझे कि नहीं? तो यहाँ पर हम इसको समझाते हैं कि एक्चुअल में ध्रुवण है क्या। तो समझिएगा आप, ध्रुवण है क्या इसको। ठीक है, जब इसे हम अध्रुवीय प्रकाश कहते हैं, क्या कहते हैं, ये अध्रुवीय प्रकाश को। अध्रुवीय प्रकाश का मतलब क्या होता है, प्रकाश इस प्रकार से फैल रहे हैं, वो अध्रुवीय प्रकाश है। ठीक है, और ये हम पढ़ रहे हैं क्या, टूरबेलिन, ये टूरबेलिन क्रिस्टल, ये एक यंत्र होता है जिसकी सहायता, ये एक पदार्थ होता है, ये एक पदार्थ है जिसकी सहायता से हम प्रकाश के ध्रुवण को कम करते हैं। तो जब ये प्रकाश इधर गया तो ये इस प्रकार से हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं ध्रुवित प्रकाश, संकुचित हो जाना प्रकाश का। ठीक है, आया समझ में आप लोग को? ठीक है, ये क्या हो गया, ये है ध्रुवित प्रकाश, वो है अध्रुवीय प्रकाश। ठीक है, नॉन पोलराइज्ड और पोलराइज्ड लाइट है। क्यों है? क्योंकि इस टूरबेलिन ने उसके प्रकाश को क्या कर दिया, फैलने से उसे रोक दिया। समझ में आया कि नहीं? इसके बाद एक और होता है जिसको आप पोलेराइट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलेराइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलेराइट क्या है, इसका उपयोग बताइए। देखिए बेटा, पोलेराइट क्या है? पोलेराइट एक सस्ती और सरल युक्ति है, यंत्र है। वैज्ञानिक ने परिभाषा में ये लिखा, ये कैसा है, सस्ता है, बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है उसका, बहुत ही क्या है, सस्ता है और सरल है। कैसी युक्ति है यह? एक सरल और सस्ती युक्ति है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करते हैं।
जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करते हैं, मतलब ध्रुवण करते हैं, प्रकाश की तरंगों के फैलाव को कम करते हैं। समझ में आया? डेफिनेशन समझे। पोलेराइड क्या है? पोलेराइड एक सरल और सस्ती युक्ति है जिसकी सहायता से हम प्रकाश के तरंगों को ध्रुवित करते हैं या उस प्रकार की प्राप्त करते हैं। इसके उपयोग क्या है? पहला तो उपयोग आप यही समझ गए, ध्रुवित प्रकाश करना। ये क्या करता है? पहला उपयोग ध्रुवित प्रकाश पैदा करता है, प्रकाश को मोड़ देता है, संकुचित कर देता है, फैलाव को कम कर देता है। तो पहला उपयोग आप समझ गए। दूसरा उपयोग, जो कांच होते हैं, जो कार होते हैं, कार के साइड में जो विंड ग्लास होते हैं, सामने में जो ग्लास होते नहीं है, ठीक है, कार देखे हो ना, कार के सामने में जो ग्लास पाए जाते हैं, तो वो क्या करता है, उसके चकाचौंध को दूर करता है। सामने से कोई लाइट मार रहा है तो वो सब चकाचौंध वो कांच क्या कर देता है, वो दूर कर देता है। इसीलिए उधर से भी कार वाला जाल चला जाता है, उधर से पुलिस में कोई दिक्कत नहीं। अगर लाइट मारे और दूर न कर पाए तो फिर दिक्कत होगा ना भाई। समझ में आया आप लोगों को? और इसका उपयोग आप बोल सकते हैं हेलोग्राम में, ओरिजिनल और डुप्लीकेट को पहचानने के लिए। हेलोग्राम क्या होता है? ये देखो, पहला हमने क्या होता है, ध्रुवित प्रकाश, और दूसरा है प्रकाश की चकाचौंध को दूर करता है, ठीक है। तीसरा हमने बोल रहे हैं हेलोग्राम। हेलोग्राम क्या होता है? हेलोग्राम एक स्टिकर होता है जो किसी का कोई ओरिजिनल है, कोई वस्तु या कोई डुप्लीकेट है, उसकी पहचान कराता है। बोलते हैं कि हेलोग्राम देख के खरीदो। हेलोग्राम को आप एक प्रकार की स्टिकर, इसको चिपकाया जाता है जी, आप लोगों ने देखा होगा उसको। वो प्रकाश में आते तो पूरा चमकने चमकने लगता है, आप आंख में उसको नहीं देख पाओगे, ऐसे चमकता है। वो हेलोग्राम है, आप लोगों ने देखा है, भले आप लोग नाम नहीं जान रहे उसका, ठीक है। आप लोग बोलोगे तो मैं लेके आ जाऊंगा हेलोग्राम क्या है, देख रहे हैं? लो ठीक है, समझ में आप लोग को यहाँ तक आया कि नहीं? और यदि आप थिएटर जाओगे, चौथा प्रयोग ये भी है इसका, आप यदि थिएटर जाओगे तो थिएटर में आप नॉर्मल पिक्चर होता है 2D और 3D पिक्चर देखने के लिए आपको चश्मा दिया जाता है, पता है ना। और 3D पिक्चर में एक फीलिंग होता है, कैसे फीलिंग होता है, मार रहा है गोली गुंडा को, लेकिन लगेगा आपको, ऐसा फील होगा, भूत निकलेगा उसमें लेकिन डर लगेगा आपको, ऐसे फीलिंग होता है, क्योंकि आपने पोलेराइड ग्लास पहना है, चश्मा पहना है, उस प्रकार के इसको फायदा है। देखो 3D पिक्चर देखे होगा भी आप लोग? अरे देखिए नहीं, चलो ठीक, बड़े हो जाओगे थोड़ा और देखना, कॉलेज चले जाओगे तो कुछ महीने बाद कॉलेज चले जाएंगे आप लोग, तब देखना, ठीक है। पिक्चर 3D पिक्चर देखना, बहुत मजा आता है उसमें, ठीक है। अरे समझ में क्रिश? तो वो आपको कैसे देते हैं, पोलेराइड ग्लास के बने होते हैं आपके वाहन में, ये ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दिया 3D पिक्चर के लिए। पांचवा आप लिख सकते हैं, जो बाइक होते हैं वो उसका जो हैंड, वो जो सामने का जो लाइट होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, मिरर होते हैं यहाँ पे, आपको पता है। और वो प्रकाश को, ये बल्ब जलता है, ठीक है साहू जी, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर वो क्या करता है, प्रकाश इधर फैलेगा, लेकिन ये प्रकाश फैलेगा नहीं इधर, लेकिन वो क्या करता है, एकदम एक्यूरेट जो है क्या करता है, किसी वस्तु को दिखाता है, क्योंकि उसके फैलाव को वह क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक। कौन करता है? पोलेराइड। तो दोपहिया या जो है वाहन में आप लिख सकते हैं, किसमें लिख सकते हो, वाहन में जो हेडलैम्प होते हैं ना सामने का, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। अगर मान लो ये खराब हो जाता है, ग्लास टूट जाता है मान लो, तो आप देखना गाड़ी कोई चलाते होंगे तो गाड़ी का लाइट कभी उधर भागेगा कभी उधर भागता है, ठीक है। और बनवाने थे गाड़ी की लाइट ला बनाते होगा, अंतिम दिन भागा थे लाइट है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? तो ये बेटा इसके बहुत सारे ये उपयोग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत सरल है और सस्ती युक्ति भी है, ठीक है। कोई दिक्कत? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बूस्टर का नियम। किसका नियम? इसको जो है बूस्टर का नियम, ये ध्रुवण के बेस पर इन्होंने दिया था। किस पर दिया था? ध्रुवण पर। ये इसका फॉर्मूला होता है 10 IP। क्या होता है? म्यू बराबर 10 IP, जिसका मतलब I का मतलब होता है आपतन कोण और P का मतलब होता है पोलराइज्ड। क्या होता है? पोलराइज्ड। और म्यू मतलब अपवर्तनांक। तो परिभाषा क्या लिख सकते हो? किसी पदार्थ का ध्रुवण, बोले मेरे साथ, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक ध्रुवण, कोण अपवर्तनांक ध्रुवण कोण, बोलो, ध्रुवित आपतन कोण के स्पर्श जिया के क्या होता है? बराबर होता है। समझ गए?
किसी पदार्थ का अपवर्तनांक, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है? किसी पदार्थ का अपवर्तनांक ये ध्रुवण कोण क्या है? ध्रुवण कोण या ध्रुवित आपतन कोण के, बोलिए, ध्रुवित आपतन कोण के स्पर्श जिया के बराबर होता है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक, बोलो, किसी पदार्थ ध्रुवण कोण के या ध्रुवित प्रकाश या ध्रुवित आपतन कोण या ध्रुवित आपतन कोण के स्पर्श जिया के क्या होता है? बराबर होता है। उसको हम बूस्टर का नियम कहते हैं। ये ध्रुवित प्रकाश का इन्होंने नियम दिया था। ठीक है, समीकरण 1 स्नेल के नियम से, किसके नियम से? स्नेल का नियम आप जानते हैं, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, और हम ध्रुवण के लिए पढ़ने तो हम टी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण 2। अब म्यू म्यू बराबर एलएचएस, तो वो भी बराबर होगा। तो टेन आई पी बराबर हो गया साइन आई पी बटे साइन आर के। ठीक है, टेन आई पी को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये कॉस आई पी। ठीक है, और ये साइन आई पी बटे साइन आर, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। इसका हम प्रतिलोम करेंगे, इनवर्स करेंगे, तो कॉस आई पी बराबर साइन आर। समझ में आया यहाँ तक? इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन आई पी को साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है कि नहीं? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये साइन से ये साइन कैंसिल हो गया। ठीक है, हो गया। ये माइनस आई पी उधर गया तो प्लस आई पी होगा कि नहीं? और 90 अपने जगह पर है, तो ये 90। यहाँ पर क्या पता चलता है? आपतन, ध्रुवित आपतन कोण, बोलो, ध्रुवित आपतन कोण और अपवर्तन कोण का योग, बोलिए, का योग क्या होता है? 90 अंश होता है। अर्थात आप बोल सकते हैं वो आपस में लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। समझ में आया? क्या लंबवत कोई डेरिवेशन है क्या? खत्म हो गया। इसी है, ध्रुवित आपतन कोण और अपवर्तन कोण का योग कितना होता है? 90 अंश होता है। अर्थात ये एक दूसरे के क्या होते हैं? ये लंबवत होते हैं। यहाँ तक आपका ये नोट करें, कंप्लीट होता है आज का लेक्चर इतना ही। ठीक है।